हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के निर्माण पर अपने डिस्कशन को पूरा कर लिया था और इस क्लास से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि हमने संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया है। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम संसदात्मक शासन प्रणाली या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। सो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सरकार या गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जिनमें से दो टाइप्स हैं, मोनार्की और डेमोक्रेसी यानी कि राजतंत्र एवं लोकतंत्र। फ्रेंड्स, राजतंत्र एवं लोकतंत्र यानी कि मोनार्की एंड डेमोक्रेसी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। मोनार्की या राजतंत्र में क्या होता है कि सरकार की सारी शक्तियां केवल एक व्यक्ति में निहित होती हैं। केवल एक व्यक्ति यानी कि वन पर्सन किंग होता है, राजा होता है। सरकार की सारी शक्तियां, समस्त सरकार की शक्तियां केवल एक व्यक्ति में निहित होती हैं। जैसे कि सरकार की लेजिस्लेटिव पावर यानी कि कानून बनाने की शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कानून को लागू करने की शक्ति, जुडिशियल पावर यानी कि न्याय व्यवस्था को मेंटेन करने की शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति में निहित होती है और वो व्यक्ति सर्वशक्तिमान बन जाता है। उसी के जस्ट विपरीत डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र में क्या होता है कि रूल ऑफ पीपल यानी कि लोगों का राज होता है। यानी कि किसी भी देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सारे के सारे लोगों का राज होता है। तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोगों का राज। यानी कि किसी एक देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सारे के सारे लोगों का राज। ओके, अब फ्रेंड्स, ये जो डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है ये दो टाइप का हो सकता है। ओके, सो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र दो टाइप का हो सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि एक दिन एक स्थान पर देश के सभी लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वे लोग डिस्कस करते हैं, वाद विवाद करते हैं और वे अपने स्वयं के लिए कानून बनाते हैं। ओके, सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि लोग अपने लिए स्वयं कानून बनाते हैं। तो यदि आप डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप स्विट्जरलैंड के संविधान को देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसके जस्ट विपरीत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने कानून खुद नहीं बनाते। क्यों? तो फ्रेंड्स, जैसे कि भारत है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से भी ज़्यादा है। यूएसए है यानी कि अमेरिका है, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि एक दिन एक स्थान पर भारत के सारे नागरिक इकट्ठे हों, फिर वे लोग डिबेट करें, डिस्कशन करें, चर्चा करें और कानून बनाएं। आप खुद सोचिए, क्या एक स्थान पर एक दिन में 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो सकते हैं? नहीं। इसलिए जो बड़े देश होते हैं वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को चुनते हैं। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि चुनते हैं। ओके, और अब जो लोगों के प्रतिनिधि या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के लिए कानून बनाते हैं और इसी कारण से इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स, प्रतिनिधि लोकतंत्र या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर आप कह लो कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में दो प्रकार की शासन प्रणालियां हो सकती हैं, संसदीय शासन प्रणाली एवं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ओके, यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। तो क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम और क्या होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम? तो आज हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक फीचर ये है कि सरकार के जो तीनों ऑर्गन्स होते हैं यानी कि लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ये तीनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी कि इन तीनों में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती।
जो विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका और न्यायपालिका के सदस्य नहीं हो सकते, और जो न्यायपालिका के सदस्य हैं वो विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य नहीं हो सकते। यानी कि तीनों की तीनों जो बॉडीज हैं वो टोटली सेपरेट हैं, अलग अलग हैं। लेकिन फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका तो टोटली अलग होती है, सेपरेट होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है वो विधायिका का हिस्सा होती है, यानी कि लेजिस्लेचर का हिस्सा होती है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं, एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव आर चूजन फ्रॉम विद इन द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका के सभी सदस्यों को विधायिका के सदस्यों में से चुना जाता है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको भारत में सरकार कैसे बनती है इस बात को समझाया था। ओके, भारत की जो केंद्रीय विधानमंडल है यानी कि संसद, तो संसद के दो सदन हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं इन्हीं में से कुछ मेंबर्स को चुन के मंत्री बना दिया जाता है, और इन्हीं मंत्रियों को हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। ओके, मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है उसके सदस्यों को विधायिका के सदस्यों में से ही चुना जाता है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था कि पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में भारत क्या है? भारत एक राज्य है। ओके, इंडिया क्या है? इंडिया एक स्टेट है। तो इंडियन स्टेट का यानी कि भारतीय राज्य का हेड कौन है, यानी कि भारत का मुखिया कौन है? भारत का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है। ओके, भारत का मुखिया कौन है, यानी कि एक तरह से भारत का शासक कौन है, भारत का राजा कौन है? तो संपूर्ण भारत का जो मुखिया है, संपूर्ण भारतीय राज्य का यानी कि इंडियन स्टेट का जो मुखिया है वो कौन है? भारत का राष्ट्रपति है, इंडिया का प्रेसिडेंट है। ओके, फ्रेंड्स, इंडिया की जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यानी कि भारत की जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी कार्यपालिक शक्तियां हैं, वो वास्तव में राष्ट्रपति में निहित हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, राष्ट्रपति स्टेट का हेड है। तो राज्य की यानी कि स्टेट की जितनी भी शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित हैं। लेकिन फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कर सकता है, और मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति उनकी सलाह से बाध्य होता है। ओके, यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। वो किसी भी डिसीजन को तब ले सकता है या फिर वो अपनी शक्तियों का प्रयोग तब कर सकता है जब मंत्रिपरिषद उसे सलाह देंगे, और मंत्रिपरिषद उसे जो भी सलाह देंगे वो उस सलाह से बाध्य होता है। ओके, फ्रेंड्स, अब ज्यादा पावरफुल कौन है? डेफिनेटली राष्ट्रपति, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है, यानी कि मंत्रिपरिषद जो कहेंगे राष्ट्रपति को वही करना पड़ेगा, यानी कि वास्तविक शक्तियां किस में हैं? मंत्रिपरिषद में निहित हैं। लेकिन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का बॉस होता है, जो प्रधानमंत्री है वो इस मंत्रिपरिषद का भी प्रमुख होता है। ओके, यानी कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की एडवाइस या सलाह से नहीं बंधा है, बल्कि मंत्रिपरिषद को वो करना पड़ेगा जो प्रधानमंत्री कहेगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का बॉस है, इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। तो अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से बंधा हुआ है? मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है। मंत्रिपरिषद जो कहेगा वो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, यानी कि मंत्रिपरिषद अधिक शक्तिशाली है। और ये जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का भी बॉस है, यानी कि मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री की बात माननी पड़ेगी। यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? प्रधानमंत्री है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है। जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो सबसे अधिक शक्तिशाली है, और प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिपरिषद का मुखिया है।
ओके, यानी कि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं। ओके, यानी कि वास्तविक शक्तियां किसमें निहित हैं, प्रधानमंत्री में निहित हैं, और राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियां हैं वो केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। इसलिए फ्रेंड्स, इंडिया के प्रेसिडेंट को डीजी और हेड भी कहा जाता है। डीजी और हेड यानी कि नाम मात्र का प्रधान, यानी कि उसके पास शक्तियां तो हैं लेकिन वो शक्तियां सिर्फ नाम मात्र की हैं। वो उन शक्तियों का प्रयोग अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता है, उसको उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर को भारत का डी फैक्टो हेड कहा जाता है। डी फैक्टो हेड यानी कि वास्तविक प्रधान, यानी कि जो वास्तव में जिसके पास शक्तियां हैं, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, जिसके पास एक्चुअल में पावर्स हैं, वास्तव में पावर्स हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं इस डिस्कशन के बाद कि भारत में यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो देश का या फिर राज्य का प्रमुख होता है, उसका मुखिया होता है। लेकिन सरकार का मुखिया कौन होता है, सरकार का हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। क्यों? क्योंकि सरकार की एग्जीक्यूटिव विंग जो है, यानी कि जो सरकार की कार्यपालिका है वो कौन है, मंत्रिपरिषद है। सरकार की जितनी भी कार्यपालक शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं, मंत्रिपरिषद में निहित हैं। और इस मंत्रिपरिषद का जो बॉस है वो प्रधानमंत्री है। ओके, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राज्य का मुखिया है, यानी कि स्टेट का हेड है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो वास्तव में सरकार का मुखिया है, यानी कि वो गवर्नमेंट का हेड है। ओके, अब फ्रेंड्स, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। यहां पर एक ही व्यक्ति यानी कि राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख के साथ साथ कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करता है, यानी कि हियर सेम पर्सन, that is president, is acting as the head of the state as well as the head of the executive, that is the head of the government। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? तो इस बात का यह मतलब हुआ कि जैसे अमेरिका है तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, यानी कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। सो जो अमेरिका है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अमेरिकी राज्य का मुखिया है, जैसे कि भारतीय राज्य का यानी कि इंडियन स्टेट का जो मुखिया है, जो हेड है, वो भारत का प्रेसिडेंट है। बिल्कुल उसी प्रकार से भारतीय अमेरिकी राज्य का यानी कि अमेरिकन स्टेट का जो मुखिया है, अमेरिका का जो हेड है वो कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका की जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो कार्यपालिका है उसका मुखिया भी राष्ट्रपति है, यानी कि यहां पर राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं बंधा है, बल्कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का बॉस है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बॉस है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धि से अपने निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा नहीं है। राष्ट्रपति को वो नहीं करना पड़ेगा जो मंत्रिपरिषद कहेगा, बल्कि राष्ट्रपति वो करेगा जो वो चाहेगा, और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद को भी वो करना पड़ेगा जो राष्ट्रपति चाहेगा। यानी कि यहाँ पर सेम पर्सन यानी कि एक ही पर्सन जो कि राष्ट्रपति है वो देश का भी हेड है, यानी कि पूरे स्टेट का भी हेड है, और कार्यपालिका यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार का भी हेड है। ओके, अब देखते हैं तीसरा डिफरेंस क्या है। सो फ्रेंड्स, मिनिस्टर्स आर फ्रॉम पार्लियामेंट ओनली, और इफ नॉट दे एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 months। यानी कि मंत्रियों को संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, और यदि वे संसद के सदस्य नहीं हैं तो उन्हें 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, यदि भारत में, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो यदि भारत में किसी को मंत्री बनना है तो उसको सबसे पहले संसद का सदस्य होना होगा, चाहे तो वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए, लेकिन उसको संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। परंतु यदि ऐसे किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है जो संसद के किसी भी सदन का यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर, 6 months के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता को हासिल करना होगा, अन्यथा उसे मंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? तो हियर मिनिस्टर्स आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट चूज देम फ्रॉम सिटीजन्स एट लार्ज। यानी कि मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते, एवं राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को नागरिकों में से चुनता है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो फ्रेंड्स, इस बात का यह मतलब है कि जो विधायिका के सदस्य हैं
यानी कि जो वहाँ की लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो वहाँ की एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। यानी कि जो विधायिका के सदस्य हैं वो ना कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं ना न्यायपालिका के। बिल्कुल उसी प्रकार कार्यपालिका के सदस्य न्यायपालिका और विधायिका के सदस्य नहीं बन सकते और न्यायपालिका के सदस्य विधायिका और कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। ओके, सो यानी कि जो विधायिका के सदस्य हैं अब वो एक बार विधायिका के सदस्य बन गए तो अब वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं बन सकते। लेकिन तो फिर इन मंत्रियों को कैसे चुना जाता है? तो किसी भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों को नागरिकों में से चुनता है। यानी कि राष्ट्रपति जिस भी नागरिक को चाहे उसको अपना मंत्री बना सकता है। ओके, अब फ्रेंड्स चौथा डिफरेंस क्या है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। यानी कि मंत्री परिषद विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अब क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मंत्री परिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे कि भारत में जो विधानमंडल का निचला सदन है वो लोकसभा है, तो भारत का जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब क्या मतलब है इस बात का? तो इस बात का यह मतलब है कि लोकसभा मंत्री परिषद से प्रश्न पूछ सकती है और मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि मंत्री परिषद को लोकसभा को उत्तर देना होगा और लोकसभा के पास मंत्री परिषद को दंड देने की शक्ति होगी, उनको पनिश करने की पावर होगी कि यदि मंत्री परिषद उनके प्रश्नों का सही से उत्तर ना दे पाए या फिर लोकसभा किसी बात से मंत्री परिषद से नाराज होता है तो मंत्री परिषद को लोकसभा दंड दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट एंड हिज मिनिस्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। यानी कि राष्ट्रपति एवं उसके मंत्री विधायकों यानी कि विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, विधायिका के सदस्यों के प्रति या फिर विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि वहाँ की जो कार्यपालिका है यानी कि वहाँ का राष्ट्रपति और उसका संपूर्ण मंत्रिमंडल वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। यानी कि विधायिका जो है वो उसको दंड नहीं दे सकती, विधायिका उसको पनिश नहीं कर सकती। अब चाहे वो उससे गुस्सा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसके पास यह शक्ति है ही नहीं कि वो उसको दंड दे सके। तो जो अमेरिका जैसे देश हैं जहाँ पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली फॉलो की जाती है यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो की जाती है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति है और उसके मंत्री हैं वो सीधे अमेरिका के नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अमेरिका के नागरिक इनको दंड कब दे सकते हैं? जब अगला चुनाव होगा। ओके, सो वो सीधे नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो लोग विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब फिफ्थ डिफरेंस क्या है? सो फ्रेंड्स, parliamentary system puts greater emphasis on the accountability of executive and has less stability of executive। यानी कि संसदीय प्रणाली कार्यपालिका की जवाबदेही या उत्तरदायित्व पर अधिक जोर देती है और इसमें कार्यपालिका की स्थिरता कम होती है। तो क्या मतलब है इस बात का? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो मंत्री परिषद है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यदि लोकसभा चाहे तो वो मंत्री परिषद को हटा भी सकती है। यानी कि मंत्री परिषद की पूरी जो कमान है उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो लोकसभा के हाथ में है। मंत्री परिषद कुछ भी गलत काम नहीं कर सकता। मंत्री परिषद बहुत ज़्यादा जवाबदेह है, उत्तरदायी है। वो कोई भी गलत काम करेगा तो लोकसभा उसको पकड़ लेगी, लोकसभा उससे प्रश्न पूछेगी, लोकसभा उसको हटा भी सकती है। यानी कि मंत्री परिषद जो है यानी कि जो कार्यपालिका है वो बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। ओके, क्यों? क्योंकि वो उसका पूरा का पूरा जो कंट्रोल है, उसकी जो कमान है वो लोकसभा के हाथों में है। और इसी कारण से जो कार्यपालिका है वो इतनी अधिक स्थिर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यदि लोकसभा को उसका कोई कार्य अच्छा नहीं लगा तो लोकसभा मंत्री परिषद को यानी कि संपूर्ण सरकार को गिरा भी सकती है, उसको हटा भी सकती है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेज ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव एट द कॉस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी।
ओके, तो क्या मतलब है इस बात का? यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका की स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाता है एवं इसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व कम होता है। सो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रपति एवं उसका मंत्रिपरिषद जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी कि विधायिका उसको दंडित नहीं कर सकती। वहाँ की विधायिका का जो निचला सदन है वो उसको दंडित नहीं कर सकता, वो उसको नहीं हटा सकता। ओके, यानी कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो बहुत ज़्यादा स्थिर है। यानी कि एक बार कार्यपालिका को चुन लिया गया तो जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाएगा तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार से एक, जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल लें तो जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसको यदि एक बार चुन लिया जाए तो उसको हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसको हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन वो इतनी मुश्किल है कि यदि एक बार उसको राष्ट्रपति चुन लिया गया तो उसको हटाना लगभग असंभव हो जाता है। यानी कि कार्यपालिका बहुत ज़्यादा स्थिर है, यानी कि स्टेबल है। ओके, लेकिन कार्यपालिका इतनी अधिक उत्तरदायी नहीं है, इतनी ज़्यादा जवाबदेह नहीं है। यदि कार्यपालिका कुछ गलत भी करती है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है नहीं, और जो जनता है वो उसको दंड केवल तब दे सकती है जब अगले चुनाव आएंगे। ओके, यानी कि किसी भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसकी स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, और जो उसकी अकाउंटेबिलिटी या उत्तरदायित्व है उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता। ओके, सो फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली में, लोकसभा सरकार को दंड दे सकती है। लोकसभा कैन पनिश द गवर्नमेंट। तो अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा सरकार को किस प्रकार से दंड दे सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, लोकसभा सरकार को निम्नलिखित तरीकों से दंडित कर सकती है। लोकसभा कैन पनिश द गवर्नमेंट इन फॉलोइंग वेज। ओके, so friends, Lok Sabha can remove the government by passing no confidence motion and by not passing confidence motion। यानी कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके और विश्वास प्रस्ताव को पारित ना करके सरकार को हटा सकती है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो फ्रेंड्स, मान के चलिए यदि लोकसभा सरकार के किसी काम से नाराज है तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन और विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन, इनको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इनको राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ओके, सो मान के चलिए लोकसभा किसी बात पर सरकार से नाराज है। सो लोकसभा ने क्या किया? लोकसभा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रस्तुत किया, और यदि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो सरकार हट जाएगी, यानी कि सरकार गिर जाएगी। ओके, यानी कि लोकसभा को सरकार को गिराने की या हटाने की शक्ति प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है, हमें सरकार में विश्वास नहीं है। ओके, सो यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है और यदि वो सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो सरकार को हटा दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इफ मनी बिल इज नॉट पास्ड देन गवर्नमेंट में फॉल, यानी कि अगर धन विधेयक पास नहीं हुआ तो सरकार गिर सकती है। ओके, सो मान के चलो अब धन विधेयक को भी सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ओके, सो मान के चलो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। अब धन विधेयक क्या होता है इस बात को हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जानिए कि यदि धन विधेयक यानी कि मनी बिल को पास नहीं किया लोकसभा ने तो सरकार संदेह के घेरे में आ जाती है, यानी कि लोकसभा को सरकार पर विश्वास नहीं है। तो अब सरकार को क्या करना होगा? सरकार को क्या करना होगा कि लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा, और यदि ये कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव सिंपल मेजोरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो सरकार शक्ति में बनी रहेगी। लेकिन यदि ये विश्वास प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता तो सरकार हट जाएगी या फिर गिर जाएगी। अब फ्रेंड्स, इफ अ मेजर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज टर्न डाउन बाय लोकसभा देन गवर्नमेंट में बी आस्क्ड टू रिजाइन, यानी कि यदि सरकार की एक बड़ी नीति लोकसभा द्वारा
ठुकरा दी जाती है या पास नहीं की जाती है तो सरकार को इस्तीफा देने के लिए कहा जा सकता है। क्यों? जैसे मान के चलिए सरकार ने कोई भी बड़ी पॉलिसी, कोई भी बड़ी पब्लिक पॉलिसी को लोकसभा में पेश किया। अब लोकसभा ने सरकार की इस पॉलिसी को, इस नीति को पास नहीं किया, तो अब पुनः सरकार जो है संदेह के घेरे में है कि सरकार की लोकसभा का विश्वास सरकार में नहीं है। तो अब सरकार को यह प्रूफ करना पड़ेगा कि सरकार के पास अभी भी लोकसभा में बहुमत है। तो अब सरकार क्या करेगी? अब सरकार कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में पेश करेगी, और यदि यह विश्वास प्रस्ताव सिंपल मेजॉरिटी यानी कि साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो सरकार सत्ता में बनी रहेगी, अन्यथा सरकार हट जाएगी। ओके, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ बार बार सरकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो सरकार शब्द का जो प्रयोग है वो जर्नल भाषा में सरकार की कार्यपालिका के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो हम जो जर्नल आम बात, जो मतलब आम बातचीत की भाषा होती है, यानी कि जो जर्नल लैंग्वेज होती है, उसमें जो सरकार की कार्यपालिका है यानी कि एग्जीक्यूटिव विंग है गवर्नमेंट की, यानी कि मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। ओके, तो जो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री है, यानी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कौन है? सरकार की एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी कि कार्यपालिका है। तो इस कार्यपालिका को या एग्जीक्यूटिव को ही बात मतलब आम भाषा में सरकार कहा जाता है। ओके, सो मैं जहां जहां पे सरकार बोल रहा हूं तो इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव या फिर कार्यपालिका। ओके, सो आम भाषा में सरकार मतलब कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव को ही सरकार कहा जाता है। ओके, सो मैं जहां जहां सरकार बोलूंगा अब तो आप ये समझिए कि मैं कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूं। So friends, by not passing vote for thanks, लोकसभा कैन रिमूव द गवर्नमेंट, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव को पास ना करके लोकसभा सरकार को हटा सकती है। तो अभी वोट फॉर थैंक्स या फिर धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? सो फ्रेंड्स, जब साल में संसद का पहला सत्र होता है, यानी कि साल का जब पहला सत्र होता है संसद का, तो उस सत्र को यानी कि उस सेशन को पार्लियामेंट के कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है, और राष्ट्रपति एक स्पीच देता है। ओके, और उस स्पीच में राष्ट्रपति क्या बताता है कि पिछले साल में मेरी सरकार ने क्या क्या काम किए। ओके, राष्ट्रपति की सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ओके, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति देश का मुखिया है। ओके, यानी कि राष्ट्रपति इंडियन स्टेट का मुखिया है। ओके, लेकिन जो सरकार है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग है। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, और इस एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, यानी कि प्रधानमंत्री है। सो इस स्पीच में राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति ये बताता है कि सरकार ने पिछले साल में क्या क्या काम किए, और यह भी बताता है कि सरकार आने वाले साल में क्या क्या काम करेगी। ओके, जैसे कि इसकी लैंग्वेज इस टाइप से होती है कि पिछले साल में मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये पॉलिसीज़ लेके लाई, मेरी सरकार ने ये कानून बनाए, और आने वाली साल में मेरी सरकार जनता के लिए ये चीज़ें करेगी, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी। ओके, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो अपनी स्पीच में सरकार के कामों को बताता है कि पिछली साल में सरकार ने ये सब किया, और आने वाली साल में सरकार ये सब करेगी। ओके, और राष्ट्रपति की स्पीच के बाद लोकसभा में इस पर क्या होता है? वोटिंग होती है कि जो राष्ट्रपति की स्पीच है आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। ओके, तो इस पर होती है वोटिंग। तो यदि ये और इसको बोला जाता है वोट फॉर थैंक्स, यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव। तो इस धन्यवाद प्रस्ताव या वोट फॉर थैंक्स को यदि लोकसभा में साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि ये धन्यवाद प्रस्ताव या वोट फॉर थैंक्स पास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि लोकसभा सरकार से रुष्ट है, सरकार से गुस्सा है, यानी कि अब सरकार पुनः संदेह में आ जाती है कि सरकार की जो बहुमत है वो लोकसभा में नहीं है। तो अब सरकार को अपना बहुमत प्रूफ करना है, तो अब सरकार क्या करेगी? सरकार विश्वास प्रस्ताव लेके आएगी, यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगी, और यदि ये कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार सत्ता में रहेगी, नहीं हुआ तो सरकार हट जाएगी। ओके, और सरकार मतलब क्या? एग्जीक्यूटिव विंग, यानी कि कार्यपालिका। सरकार मतलब कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। अब फ्रेंड्स, राज्यसभा कैन ओनली क्वेश्चन द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट, यानी कि राज्यसभा को केवल सरकार से सवाल करने की शक्ति होती है। राज्यसभा सरकार से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछ सकती है, लेकिन राज्यसभा के पास सरकार को हटाने की शक्ति नहीं होती। राज्यसभा सरकार को नहीं हटा सकती। ओके फ्रेंड्स,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, यानी कि जो संसदीय प्रणाली है, वो यूके यानी कि ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट की है। लेकिन हमने एज इट इज तो अडॉप्ट कर नहीं ली है ना, हमने अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस किए, जो हमारे भारत के लिए अनुकूल थे उस हिसाब से हमने चेंजेस किए। ओके, सो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की संसदीय प्रणाली और यूके की संसदीय प्रणाली में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला डिफरेंस है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का यह मतलब है कि भारतीय संसदीय प्रणाली एक संघीय सरकार की स्थापना करती है। अब संघीय सरकार या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार के दो लेवल होते हैं। एक सरकार केंद्र में होती है और राज्य की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का क्लियर कट विभाजन होता है कि ये शक्तियां केंद्र की हैं और ये शक्तियां राज्य सरकारों की हैं। ओके, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है वो इक्वली पावरफुल होती हैं, यानी कि वे समान रूप से शक्तिशाली होती हैं। कोई भी किसी से छोटा नहीं होता, कोई भी किसी से कम शक्तिशाली नहीं होता। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, यूके प्रोवाइड्स फॉर अ यूनिटरी सिस्टम, यानी कि ब्रिटेन एक एकात्मक शासन प्रणाली प्रदान करता है। तो यूनिटरी सिस्टम में एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? जैसे कि यूके में यूनिटरी सिस्टम है, तो इस बात का यह मतलब है कि यूके में सिर्फ एक सरकार होगी और वो जो सरकार है वो केंद्र पे होगी। ओके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सरकार होगी और वो सरकार केंद्र पर होगी। अब चूंकि सिर्फ एक सरकार है तो जितनी भी शक्तियां हैं देश की, वो सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी, तो केंद्र सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होगी। ओके, अब फ्रेंड्स, ज़्यादातर यूनिटरी सिस्टम में एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राज्य सरकारें नहीं होती। ओके, और यदि राज्य सरकारें हों भी तो वे बहुत कमज़ोर होती हैं, वे पावरफुल नहीं होती। ओके, वे एक्चुअल में क्या, यदि वे हों भी तो वो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स, ओके, यानी कि सेंटर की, यानी कि वे केंद्र की प्रशासनिक शाखाएं होती हैं। ओके, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं या तो वे होंगी ही नहीं, और यदि राज्य सरकार होगी तो वो क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म होगी सेंटर की, यानी कि केंद्र की क्या होगी, प्रशासनिक शाखा होगी। और जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन होगी। केंद्र सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होगी और राज्य सरकार बहुत अधिक कमजोर होगी। राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे काम करेंगी, यानी कि जैसा जैसा केंद्र सरकार कहेगी वैसा वैसा राज्य सरकारों को करना पड़ेगा। उन राज्य सरकारों के पास अपनी कोई खुद की शक्ति नहीं होगी, केंद्र सरकार जैसा कहेगी उनको वैसा करना पड़ेगा। ओके, तो या तो ये है कि या तो राज्य सरकार होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो वो बहुत कमजोर होगी भी तो वो केंद्र के इशारों पे काम करेगी, केंद्र जैसा कहेगा वैसा राज्य सरकार को करना पड़ेगा। इस बात को यदि आप बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आप भारत के डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिलों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि भारत में राज्यों में सरकार होती है, जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार है। ओके, अब एक राज्य कई जिलों में बटा होता है, तो जिले पर जो सरकार है यानी कि जो कलेक्टर है, तो कलेक्टर क्या है, उसके पास खुद की कोई पावर्स नहीं है। वो उसकी पावर्स का सारा सोर्स क्या है, उसकी पावर्स का सारा सोर्स राज्य है, यानी कि मुख्यमंत्री है। ओके, सो कलेक्टर को वो करना पड़ेगा जो मुख्यमंत्री कहेगा, कलेक्टर को वो करना पड़ेगा जो राज्य सरकार कहेगी। ओके, तो कलेक्टर क्या है, कलेक्टर एक्चुअल में राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है, यानी कि जिला जो है वो क्या है, एक्चुअल में राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म है, यानी कि प्रशासनिक शाखा है। ओके, सो हमारे देश में क्या होता है कि जो राज्य हैं उनको अलग अलग जिलों में बांट दिया जाता है ताकि प्रशासन अच्छे से किया जा सके, और हर जिले पर एक कलेक्टर को बिठा दिया जाता है। और कलेक्टर क्या है, कलेक्टर एक तरह से जिले का राजा है। ओके, सो जो कलेक्टर है वो मुख्यमंत्री के इशारों पे काम करेगा, उसके निर्देश पे काम करेगा, जो मुख्यमंत्री बोलेगा वो कलेक्टर को करना पड़ेगा। कलेक्टर के पास खुद से अलग से पावर्स नहीं है, जैसे कि मुख्यमंत्री के पास अलग पावर्स हैं, प्रधानमंत्री के पास अलग पावर्स हैं, लेकिन कलेक्टर के पास अलग से पावर्स नहीं है। कलेक्टर को वो करना पड़ेगा जो मुख्यमंत्री बोलेगा। ओके, सो बिल्कुल उसी प्रकार से जो यदि किसी एकात्मक शासन प्रणाली में राज्य होते भी हैं तो उन राज्यों को वो करना पड़ेगा जो केंद्र सरकार बोलेगी। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? सो फ्रेंड्स, इंडिया इज अ रिपब्लिक, यानी कि भारत एक गणतंत्र है। सो गणतंत्र का क्या मतलब है, जहां पर जो देश का मुखिया है, जो राज्य का मुखिया है, वो चुना गया हो, वो वंशानुगत ना हो, यानी कि वो इलेक्टेड हो, हेरिडिटी ना हो।
तो वंशानुगत या हेरिडिटरी का क्या मतलब है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। ओके, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। भारत का मुखिया कौन है? मैंने आपको अभी ही बताया, भारत का जो मुखिया है, जो संपूर्ण भारत देश का मुखिया है, वो भारत का राष्ट्रपति है। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। ओके, उसको वो पद जो है वो वंशानुगत नहीं है। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है, परंतु क्या होता है कि चुनाव होता है। जो व्यक्ति चुनाव में जीतता है, जो व्यक्ति सुयोग्य होगा, वो राष्ट्रपति बनेगा। तो इसे बोलते हैं रिपब्लिक, यानी कि राष्ट्र का जो मुखिया है, जो हेड है, वो एक चुना हुआ व्यक्ति हो। लेकिन फ्रेंड्स, यूके इज अ मोनार्की, यानी कि ब्रिटेन एक राजतंत्र है। तो मोनार्की या राजतंत्र में क्या होता है, इसमें हेरिडिटरी सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि वंशानुक्रमण फॉलो किया जाता है, यानी कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा। सो जो ब्रिटेन की महारानी है, उसका जो बेटा होता है वो राजा बनता है, या उसकी जो बेटी होती है वो अगली महारानी बनती है। ओके, वहाँ पर रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन का जो मेन मुखिया है, ब्रिटेन का जो मेन राजा है, वो क्या है, वो वहाँ की क्वीन या वहाँ का किंग होता है। ओके, सो और जो क्वीन का बेटा या बेटी होता है वो ही अगला शासक बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यों के हित के प्रतिनिधित्व करता है। तो अब भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन है? राज्यसभा। और जैसे कि हम जानते हैं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरला, तेलंगाना। ओके, सो ये जो राज्य हैं, इन राज्यों का केंद्रीय विधानमंडल में प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इन राज्यों का जो हित है उसको केंद्रीय विधानमंडल में कौन रखेगा? तो इन राज्यों के हित को, इन स्टेट्स के इंटरेस्ट को केंद्रीय विधानमंडल में राज्यसभा रखती है। ओके, सो जो राज्यसभा है, यानी कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन है, वो राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन फ्रेंड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, यानी कि जो यूके, यानी कि जो ब्रिटेन है, वहाँ का जो ऊपरी सदन है, वहाँ का जो अपर हाउस है, उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो राज्यों का प्रतिनिधि नहीं है, वो राज्यों के इंटरेस्ट यानी कि राज्यों के हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वो किसका प्रतिनिधि है? वो फ्यूडल क्लास का प्रतिनिधि है, वो इलीट क्लास का प्रतिनिधि है। फ्यूडल क्लास यानी कि सामंत वर्ग, जो मतलब इलीट लोग हैं, जो सामंत दर्जे के लोग हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व है। उसके बाद फोर्थ डिफरेंस क्या है? सो इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम बट इन यूके लेजिस्लेचर इज सुप्रीम। भारत में संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन में विधायिका सर्वोच्च है। तो क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात का यह मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, भारत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? भारत का संविधान। तो भारत के संविधान में जो लिखा है उसके ऊपर ना भारत की विधायिका है, ना कार्यपालिका है, ना न्यायपालिका है। लेकिन ब्रिटेन में विधायिका सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था, ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन या अलिखित संविधान वाले सिस्टम में जो केंद्रीय विधायिका होती है, वो जो भी लॉ बनाएगी, जो भी कानून बनाएगी, वो संविधान का हिस्सा बन जाएगा। यानी कि जो विधायिका है या फिर लेजिस्लेचर है, वो संविधान से अधिक शक्तिशाली है। ओके, सो सबसे शक्तिशाली कौन है? विधायिका। उसके बाद कौन है? संविधान। उसके बाद न्यायपालिका और उसके बाद कार्यपालिका। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी, या फिर ये मेजोरिटी क्या होती है, बहुमत क्या होता है? ओके, सो अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मेजोरिटी या बहुमत क्यों होता है। क्योंकि आने वाली क्लासों में इस वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग होगा कि ये वाला बहुमत, वो वाला बहुमत, ये मेजोरिटी, वो मेजोरिटी। तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपके बेसिक्स क्लियर रहें, तो इस क्लास में हम सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि मेजोरिटी होती क्या है। सो फ्रेंड्स, To approve any task, the support of a fixed number of MPs is required, known as majority. यानी कि किसी भी कार्य को अनुमोदित करने के लिए सांसदों की निश्चित संख्या का समर्थन बहुमत के रूप में जाना जाता है। ओके, यानी कि किसी भी कार्य को यदि अप्रूव करना है, अनुमोदित करना है, तो सांसदों की या फिर किसी भी निकाय के सदस्यों की एक निश्चित संख्या का समर्थन चाहिए होता है, और उसी निश्चित संख्या के समर्थन को हम बहुमत कहते हैं।
अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, तो अब हम बहुमत या मेजोरिटी के टाइप्स पढ़ेंगे और उसके थ्रू हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि मेजोरिटी या बहुमत क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मेजोरिटी का सबसे पहला टाइप होता है सिंपल मेजोरिटी या फिर साधारण बहुमत। तो क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? सो दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। यानी कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक को साधारण बहुमत कहते हैं। ओके, सो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक को साधारण बहुमत कहते हैं। तो अब ये डेफिनेशन भी बहुत टेक्निकल हो गई। तो इस बात को समझने के लिए मैं अब आपको एक एग्जाम्पल की मदद से इस बात को समझाऊंगा ताकि आप इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकें। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, तो कितने होते हैं 543। अब मान के चलिए एक दिन क्या हुआ कि 43 मेंबर्स थे अनुपस्थित, यानी कि वो एब्सेंट थे। ओके, सो 543 टोटल मेंबर्स हैं और 43 मेंबर्स थे एब्सेंट। तो कितने मेंबर बचे? 500 मेंबर्स, यानी कि 500 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंट थे। ओके, अब मान के चलो जब किसी भी बिल पे या किसी विधेयक पे, मान के चलो एक साधारण विधेयक था या ऑर्डिनरी बिल था, तो इस साधारण विधेयक पर वोटिंग होनी थी। ओके, सो अब 100 एमपी या फिर सांसदों ने बोला कि हमें वोट नहीं करना। ओके, 100 सदस्यों ने क्या बोला कि हमें वोट नहीं करना। उन्होंने बोला चलो अपन बाहर जाके चाय नाश्ता करते हैं, समोसे वमोसे खाते हैं, वोट हो गया, बाद में देख लेंगे। ओके, सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वोट नहीं करेंगे, या जो भी कारण रहा हो। तो अब क्या स्थिति है कि अब कितने लोग बचे? 400 लोग बचे, यानी कि ये वो 400 लोग हैं जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने वोट भी दिया। ओके, सो ये वो 400 लोग हैं जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने वोट भी दिया। तो इसे बोलते हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित भी और मतदान भी। ओके, सो अब इन 400 लोगों पर मेजोरिटी कैलकुलेट की जाती है। तो अब जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं? 400 सदस्य हैं। अब इन सदस्यों की संख्या का 50% से अधिक। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करें, इन सदस्यों की संख्या का 50% निकालें। तो हमें पता है कि सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं? 400 हैं। तो अब हम इस 400 का 50% कैलकुलेट करेंगे। तो 50% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, उसके बाद जब आप सारी कैलकुलेशन करोगे तो नंबर निकल के आएगा 200। तो ये 200 क्या है? ये 250% है उन सदस्यों का जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने मतदान भी किया। ओके, सो ये 200 क्या है? ये 50% है उन सदस्यों का जो उपस्थित थे और जिन्होंने मतदान किया। अब फ्रेंड्स, बहुमत का मतलब होता है उससे अधिक, यानी कि हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो 200 से ज़्यादा क्या होगा? 200 + 1 यानी कि 201। यानी कि यदि उस साधारण बहुमत को 201 लोग समर्थन कर दें, यानी कि उस साधारण बहुमत के पक्ष में कम से कम 201 लोग वोट दें, तो वह जो विधेयक है, वो जो बिल है, वो पास हो जाएगा। तो ये मतलब होता है सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत का। अब फ्रेंड्स, साधारण बहुमत कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो जैसे ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक। ओके यार, सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत को कहाँ यूज़ किया जाता है? ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक को पास करने के लिए, मनी बिल यानी कि धन विधेयक को पास करने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए, कॉन्फिडेंस मोशन विश्वास प्रस्ताव को पास करने के लिए। ओके, अब ये साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, ये सब हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स आता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत। तो क्या होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी या फिर पूर्ण बहुमत? सो दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउसेस टोटल मेंबरशिप, यानी कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत। ओके, सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत। सो क्या मतलब है इस बात का? सो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो है 543। ओके, सो हम इस डेफिनेशन में क्या है कि सदन की
कुल सदस्यता का 50%। तो हम सबसे पहला वर्ड पकड़ेंगे डेफिनेशन का, सदन की कुल सदस्यता का 50%। तो सदन की कुल सदस्यता है 543 और इसका 50% कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से और डिवाइड करेंगे 100 से। ओके, सो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर आएगा 271.5। ओके, अब मेजोरिटी का मतलब क्या है, उससे अधिक। ओके, अब आप डेफिनेशन को भी आगे पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि सदन की कुल सदस्यता के 50%, जो कि हमने कैलकुलेट किया 271.5 और उससे अधिक, तो अब इससे अधिक क्या है, 272 है। ओके, सो सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत। ओके, सो लोकसभा में जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है या पूर्ण बहुमत होता है वो 272 होता है। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले क्या करना है, जो कुल सदस्यता है यानी कि जो टोटल मेंबरशिप है उसका हम करेंगे 50%। तो हमने 543 का 50% किया तो नंबर आया 271.5। अब हमें इससे ज़्यादा चाहिए, तो इससे ज़्यादा क्या है, 272 है। ओके, सो फ्रेंड्स, लोकसभा में जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है या पूर्ण बहुमत है वो होता है 272। अब फ्रेंड्स, इस बहुमत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सो दिस मेजोरिटी इज यूज्ड ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट फॉर्मेशन एट सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि जो आम चुनाव होते हैं उन आम चुनावों के दौरान केंद्र में और राज्यों में सरकार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया था कि सरकार कैसे बनती है केंद्र में। सो सबसे पहले जैसे 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। ओके, अब अलग अलग पार्टियों को अलग अलग सीट्स मिली। ओके, यानी कि जैसे 543 मेंबर्स हैं यानी कि 543 सीट्स हैं, एक मेंबर को एक सीट मिलती है। ओके, सो लोकसभा 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। ओके, अब इन लोकसभा के चुनावों में अलग अलग पार्टीज को अलग अलग नंबर की सीट्स मिली। मान के चलो किसी पार्टी को 100 सीट मिली, किसी पार्टी को 50 सीट मिली, किसी पार्टी को 300 सीट मिली। ओके, सो फ्रेंड्स, लोकसभा, तो मैंने आपको बताया था कि सरकार कैसे बनाई जाती है। लोकसभा के चुनाव हुए, अलग अलग पार्टी को लोकसभा में अलग अलग नंबर की सीट मिली, यानी कि किसी को 200 सीट मिली, किसी को 300 सीट मिली, इस प्रकार से। ओके, अब क्या होगा, जिस पार्टी के पास 272 या उससे ज़्यादा सीट्स होंगी वो पार्टी सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी या पूर्ण बहुमत क्या होता है, 272, यानी कि कुल सदस्यता के 50% से अधिक, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो लोकसभा का जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पूर्ण बहुमत वो क्या है, 272। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 272 सीट्स हो या उससे अधिक सीट्स हो वो पार्टी सरकार बनाएगी। ओके, सो सबसे पहले राष्ट्रपति उस पार्टी के अध्यक्ष को बुलाएगा कि आप आएं और सरकार बनाएं। तो सबसे पहले क्या चूज किया जाएगा कि पार्टी चूज की जाएगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। उसके बाद किसे चूज किया जाएगा, उसके बाद प्रधानमंत्री को चूज किया जाएगा कि जो पार्टी का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री बनेगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अपने मंत्रियों का चुनाव करेगा। ओके, सो इस प्रकार की मेजोरिटी का कहाँ यूज किया जाता है, सरकार बनाने के लिए। यानी कि जिस भी पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा वो सरकार बनाएगी। मान के चलिए बीजेपी को 280 सीट मिली, तो बीजेपी की जो सीटें वो 272 से ज़्यादा हैं, यानी कि बीजेपी सरकार बनाएगी। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आती है इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत। तो क्या होती है इफेक्टिव मेजोरिटी? तो दिस रेफर्स टू अ मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यानी कि सदन की प्रभावी सदस्यता के 50% से अधिक का बहुमत। तो यदि आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा है, सदन की प्रभावी सदस्यता के 50%। तो सबसे पहले हमें सदन की जो प्रभावी सदस्यता है उसका 50% निकालना है। तो अब सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रभावी सदस्यता होती क्या है या फिर इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती क्या है। क्यों? क्योंकि हमें 50% किसका कैलकुलेट करना है, प्रभावी सदस्यता या इफेक्टिव स्ट्रेंथ का कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रभावी सदस्यता का मतलब होता है कि जब आप कुल सदस्यों में से यानी कि जो टोटल मेंबरशिप है उसमें से जो रिक्तियां हैं यानी कि वैकेंसीज हैं उनको घटा दें। अब वैकेंसीज का मतलब क्या होता है, मान के चलिए जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पूरे के पूरे 543 मेंबर्स चुन के लोकसभा में आ गए। ओके, लेकिन मान के चलो उनमें से एक मेंबर की मृत्यु हो गई। अब चूंकि एक मेंबर की मृत्यु हो गई तो वो सीट खाली हो गई, तो उसको हम कहेंगे वैकेंसी या फिर रिक्ति। अब किसी एक मेंबर ने इस्तीफा दे दिया कि नहीं करना हमको, ओके हम अपना बिजनेस करेंगे। तो अब क्या हो गया, अब इस मेंबर ने इस्तीफा दे दिया, किसी भी कारण से दिया, तो इसकी भी रिक्ति हो गई या वैकेंसी हो गई।
उसके बाद मान के चलिए 2 मेंबर्स को किसी भी कारण से अयोग्य घोषित कर दिया गया कि आप इनएलिजिबल हो, ओके, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो अब चूंकि उनको अयोग्य घोषित किया गया तो उनकी भी सीट खाली हो गई। तो जो ये सीट खाली हुई मृत्यु के कारण, इस्तीफा के कारण या अयोग्यता के कारण, यानी कि डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण या फिर इन एलिजिबिलिटी के कारण, ओके, सो इनको कहेंगे रिक्ति। तो जो कुल सदस्यता है उसमें से हम सारी रिक्तियों को घटा देंगे। जैसे कि लोकसभा की कुल सदस्यता कितनी है, टोटल मेंबरशिप कितनी है, 543 है। तो अब इस कुल सदस्यता या टोटल मेंबरशिप में से हम वैकेंसीज को घटा देंगे। तो 4 वैकेंसीज हुई, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकल के आई या फिर प्रभावी सदस्यता निकल के आई, ये कितनी है, 539। ओके, सो अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रभावी सदस्यता कितनी है, 539। सो फ्रेंड्स, अब हमें इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा है, 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, प्रभावी सदस्यता के 50%। तो 539 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो कैलकुलेट करेंगे तो नंबर निकल के आएगा 269.5। ओके, अब पूरी डेफिनेशन क्या है कि सदन की प्रभावी सदस्यता के 50% से अधिक, यानी कि मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि जो सदन की प्रभावी सदस्यता या इफेक्टिव स्ट्रेंथ है वो निकल के आई 269.5। अब हमें इससे अधिक चाहिए, मेजोरिटी मतलब मोर देन, मेजोरिटी या बहुमत मतलब उससे अधिक। तो उससे अधिक क्या है, 270 है, यानी कि लोकसभा की जो प्रभावी सदस्यता है या फिर जो प्रभावी बहुमत है या इफेक्टिव मेजोरिटी है वो कितना निकल के आया, 270 निकल के आया। ओके, अब फ्रेंड्स जितनी भी लोकसभा में वैकेंसीज हो आप उसके अकॉर्डिंग इफेक्टिव मेजोरिटी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया है। अब फ्रेंड्स इसको यूज़ क्या करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मेजोरिटी इज यूज्ड इन द रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए एवं राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति को हटाने के लिए इस बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत। तो क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी या फिर विशेष बहुमत? सो फ्रेंड्स, एनी मेजोरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव आर कॉल्ड एज स्पेशल मेजोरिटीज, यानी कि साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत एवं प्रभावी बहुमत के अलावा किसी भी बहुमत को विशेष बहुमत कहा जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो विशेष बहुमत है या स्पेशल मेजोरिटी है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार विशेष बहुमत, यानी कि वो विशेष बहुमत जिसका जिक्र अनुच्छेद 61 में किया हुआ है। ओके, सो क्या है ये मेजोरिटी, देख लेते हैं इसको। सो फ्रेंड्स, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का 2/3। ओके, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। अब क्या मतलब है इस बात का? सो इस बात को हम दोबारा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ या कुल सदस्यता कितनी है, 543 है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि कुल सदस्यता का 2/3। तो फ्रेंड्स कुल सदस्यता का 2/3 आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, 543 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड करेंगे 3 से, तो नंबर निकल के आएगा 362। अब फ्रेंड्स मेजोरिटी या बहुमत का मतलब क्या होता है, उससे अधिक। तो हमने 543 का 2/3 कैलकुलेट किया जो कि आया 362, लेकिन हमें उससे ज़्यादा चाहिए। तो 362 से ज़्यादा क्या है, 363। ओके, सो स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61, यानी कि अनुच्छेद 61 के अनुसार जो स्पेशल मेजोरिटी है वो लोकसभा के लिए कितनी होगी, 363। ओके, सो समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत या फिर सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक। ओके, क्यों, बहुमत का मतलब क्या है, उससे अधिक। तो हमने क्या किया, 543 का 2/3 कैलकुलेट किया, जितना भी आया उसमें 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ गया हमारा रिजल्ट, 363। अब फ्रेंड्स इस टाइप की मेजोरिटी का यूज किया जाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति
पर जब महाभियोग चलाया जाता है तो उस वक्त इसका यूज़ किया जाता है। अब राष्ट्रपति का महाभियोग का मतलब क्या है कि ये राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। यदि मान के चलिए यदि राष्ट्रपति संविधान की उल्लंघना करता है, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, तो इस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। अब उसको कैसे हटाया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। तो जब हम राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स उसके बाद आता है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249, यानी कि अनुच्छेद 249 के अनुसार विशेष बहुमत। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत। अब क्या मतलब है इस बात का? इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब फ्रेंड्स मान के चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 543 मेंबर्स होते हैं। ओके, अब मान के चलिए किसी एक दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी किसी भी बिल पर, जिस दिन किसी बिल पर वोटिंग होनी थी उस दिन 43 मेंबर्स एब्सेंट थे। अब 43 मेंबर्स एब्सेंट थे तो बचे कितने? 500 मेंबर्स, यानी कि 500 मेंबर्स प्रेजेंट थे, यानी कि 500 मेंबर्स उपस्थित थे। ओके, अब फ्रेंड्स अगेन 100 सदस्यों ने डिसाइड किया कि हम लोग वोट नहीं देंगे, उनको वोट नहीं देना। तो अब कितने बचे? 400 सदस्य बचे। ओके, अब ये 400 सदस्य ऐसे थे जो उपस्थित भी थे और जिन्होंने मतदान भी किया। ओके, यानी कि ये प्रेजेंट भी थे और उन्होंने वोटिंग में हिस्सा भी लिया। तो इन 400 को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट एंड वोटिंग, या फिर उपस्थित एवं मतदान करने वाले। हमको कौन सी संख्या चाहिए थी? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। तो हमें ये संख्या मिल गई 400। तो 400 सदस्य ऐसे थे जो उपस्थित थे और जिन्होंने मतदान भी किया। तो अब हम इसका 2/3 कैलकुलेट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो नंबर आएगा 266.6। ओके, अब मेजोरिटी मतलब क्या? उससे ज़्यादा। डेफिनेशन में क्या है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत। तो बहुमत मतलब उससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा कितना है? 267। तो ये स्पेशल मेजोरिटी कितनी निकल के आएगी लोकसभा के लिए? 267। ओके, ये डिपेंड करेगी अलग अलग डेज में कि कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, उनमें से कितनों ने वोट किया। तो आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स इस बहुमत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? दिस इज यूज टू पास अ राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्यसभा बिल पारित करके संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है। तो क्या मतलब है इस बात का? फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो एक फेडरेशन है, यानी कि संघ है। तो यहाँ पर राज्य की अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, और इनके बीच में शक्तियों का वितरण है। तो 3 सूचियाँ हैं, यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है यानी कि राज्य सूची है, उस पर सिर्फ और सिर्फ राज्य की विधान जो सभा है यानी कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो कानून बना सकती हैं। ओके, लेकिन राज्यसभा यानी राज्यसभा को ये पावर है, राज्यसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को, किसी भी राज्य सूची के विषय को यदि वो नेशनल इंपॉर्टेंस का घोषित कर दे, यानी कि ये जो विषय है वो पूरे देश के लिए जरूरी है, इसकी आवश्यकता जो है वो पूरे देश के लिए है, ये एक नेशनल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है। ओके, और ऐसे रेजोल्यूशन को राज्यसभा इस बहुमत से पास कर दे। ओके, कौन से बहुमत से? मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत। तो यदि राज्यसभा ऐसे रेजोल्यूशन को 2/3 के बहुमत से पास कर देती है तो अब संसद को ऐसे सब्जेक्ट पर, ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स इसके बाद आती है स्पेशल मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368, यानी कि अनुच्छेद 368 के अनुसार विशेष बहुमत। तो क्या है ये? तो मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड बाय ओवर 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत जो कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक हो। अब ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, तो इसके लिए हम फिर से एक एग्जाम्पल लेंगे। फ्रेंड्स अगेन हम लोकसभा का एग्जाम्पल लेंगे। तो लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। ओके, अब मान के चलो आज जो है 143 सदस्य नहीं आए, अब की बार जो है 143 सदस्य एब्सेंट हैं।
ओके, तो बचे कितने, 400 सदस्य। अब इन 400 सदस्यों में से जो उपस्थित थे, जो प्रेजेंट थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इनमें से 100 सदस्यों ने डिसाइड किया कि हम वोट नहीं देंगे। ओके, सो अब कितने बचे, 300 सदस्य। तो ये जो 300 सदस्य थे ये उपस्थित भी थे, यानी कि ये प्रेजेंट भी थे, और इन्होंने वोट भी दिया, यानी कि इन्होंने वोटिंग में हिस्सा भी लिया। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि ये उपस्थित भी थे और इन्होंने मतदान भी किया। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से 2/3 का बहुमत। तो हमें किसका 2/3 निकालना है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का। तो ये संख्या हमें मिल गई, प्रेजेंट एंड वोटिंग कितना है, 300। तो हम सबसे पहले इस 300 का क्या निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 3 से, तो नंबर निकल के आएगा 200। अब बहुमत का मतलब क्या है, उससे अधिक। तो 200 से अधिक क्या है, 200 में हम 1 जोड़ देंगे, तो 200 + 1 = 201। ओके, तो मान के चलिए अब कोई बिल है, ओके, कोई बिल है जो लोकसभा में पेश किया गया, और उस बिल के लिए कौन सा बहुमत चाहिए, ये वाला बहुमत चाहिए, 368 वाला बहुमत चाहिए। ओके, सो अब यदि उस बिल को 201 सदस्य, कम से कम 201 सदस्य यदि उस बिल को सपोर्ट कर देते हैं, उस बिल के पक्ष में वोट दे देते हैं, तो सोचिए क्या वो बिल पास हो जाएगा, नहीं। आंसर है कि वो बिल पास नहीं होगा। अब आप पूछेंगे कि सर हमें कम से कम 201 का बहुमत चाहिए था, लेकिन हमें तो 201 का बहुमत मिल गया, फिर भी बिल पास क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए आप डेफिनेशन की दूसरे हिस्से पर नजर डालिए, जो कि सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होना चाहिए। यानी कि ये जो संख्या आई है वो सदन की कुल सदस्यता के 50% से अधिक होना चाहिए। तो सदन की कुल सदस्यता कितनी है, 543। अब 543 का 50% कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 50 से डिवाइड करो 100 से, तो आंसर आएगा 271.5, और उससे अधिक यानी कि 272, यानी कि मिनिमम 272 सदस्यों का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। अब चूंकि ये 201 जो नंबर है वो 272 से कम है, इसलिए बिल पारित नहीं होगा। ओके, अब टोटल कितने लोगों ने वोट दिया था, 300 लोगों ने। अब मान के चलिए 300 में से 280 लोगों ने बिल के समर्थन में वोट दिया है। ओके, बिल के फॉर में वोट दिया है, यानी कि उन्होंने बिल के समर्थन में वोट दिया है। तो अब बिल पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो संख्या है वो 272 से ज़्यादा है। ओके, सो ये जो ऊपर वाली संख्या है, जो हमने 2/3 मतलब जो प्रेजेंट एंड वोटिंग को 2/3 से मल्टीप्लाई करके और उसमें 1 ऐड करके निकाली है, ये जो संख्या है वो एटलीस्ट 272 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये बिल पास होगा। ओके, अब फ्रेंड्स इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ मेजोरिटी इज यूज्ड फॉर पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच डज नॉट अफेक्ट द फेडरलिज्म। यानी कि इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग एक ऐसे संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित करने जो संघवाद को प्रभावित नहीं करता हो। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का यह मतलब है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक, यानी कि ऐसा विधेयक जो संविधान में बदलाव लाना चाहता हो, ऐसा विधेयक जो संविधान को बदलना चाहता हो, संविधान को संशोधन करना चाहता हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहता हो। ओके, सो इस प्रकार के विधेयक के लिए, इस प्रकार के बिल के लिए हमें इस मेजोरिटी का यूज करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो संविधान में हम चेंज कर रहे हैं, संविधान में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, वो संघवाद वाले यानी कि फेडरलिज्म के किसी भी फीचर को इफेक्ट ना करे, संघवाद के किसी भी प्रोविजन को, संघवाद से रिलेटेड किसी भी प्रावधान को अफेक्ट ना करे। ओके, सो संविधान के वो सभी प्रावधान जो कि संघवाद से संबंधित नहीं हैं, यानी कि संविधान के वो सभी, कॉन्स्टिट्यूशन के वो सभी प्रोविजंस जो कि फेडरलिज्म से कनेक्टेड नहीं हैं, उन प्रोविजंस को जब जब अमेंड करना होगा तो हम इस मेजोरिटी का यूज करेंगे। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी इस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ मेजोरिटी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेडरलिज्म और यूनिटरी में क्या अंतर होता है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट या फिर संघात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली में वास्तव में अंतर क्या होता है। क्योंकि अभी तक आपने कई बार मेरे मुंह से फेडरल और यूनिटरी वर्ड्स को सुना होगा, तो अब ये जान लेना आवश्यक है कि इन दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इन एनी फेडरल सेटअप 2 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को एग्जिस्ट एंड नन इज इंफीरियर टू अदर।
यानी कि किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली में सरकार के दो रूप सह अस्तित्व में रहते हैं और कोई भी अन्य से नीचे नहीं होता है। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि कोई भी फेडरल फॉर्म में किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली में सरकार के दो लेवल होते हैं। एक सरकार होती है केंद्र लेवल पे यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और राज्य पर अपनी यानी कि प्रांतों पर अलग अलग सरकारें होती हैं। तो एक सरकार होती है केंद्र पर और राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें होती हैं। ओके, यानी कि सरकार के दो लेवल्स होते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अब फ्रेंड्स, ये जो सरकारें हैं इनके पास समान शक्तियां होती हैं, यानी कि इनमें सबसे पहली बात तो शक्तियों का क्लियर कट डिवीजन होता है, और इनकी जो शक्ति है, ये जो सरकारें हैं यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनके पास समान शक्तियां होती हैं। दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। कोई भी किसी से छोटा नहीं होता, कोई भी किसी से बड़ा नहीं होता, कोई भी किसी के अधीन नहीं होता। ओके, यानी कि दोनों बराबर हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं जैसे कि एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। ओके, तो बड़ा भाई और छोटा भाई एक्चुअल में वो हैं तो सेम ही, ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी का गुलाम हो या कोई किसी से नीचे हो। ओके, सो जो बड़ा भाई है छोटा भाई है, दोनों हैं तो सेम ही। उसी प्रकार से जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उनके पास सेम पावर्स हैं। ओके, उनके पास सेम अथॉरिटी है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, कोई किसी से नीचे नहीं है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, यूनिटरी सेटअप या एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि हियर देयर एग्जिस्ट वन सुप्रीम गवर्नमेंट दैट इज एट सेंटर, यानी कि यहाँ केवल एक सर्वोच्च सरकार होती है जो कि केंद्र में होती है। ओके, जैसे कि आप यूके का एग्जांपल ले सकते हैं। जो ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम है, वहाँ पर यूनिटरी सेटअप है। तो यूके में केवल एक सरकार होती है जो कि केंद्र में होती है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। और चूंकि केवल एक सरकार होती है, वो भी केंद्र पर होती है, तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती हैं। केंद्र सरकार बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। ओके, अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था पहले कि यहाँ पर क्या होता है, या तो राज्य सरकार होती ही नहीं है, और यदि राज्य सरकारें होती भी हैं तो वे बहुत अधिक कमज़ोर होती हैं। वो सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स यानी कि प्रशासनिक, वो सेंटर की क्या होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स होती हैं। वे केंद्र की प्रशासनिक शाखाएं होती हैं, यानी कि उनके पास स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। ओके, उनकी शक्ति का जो भी सोर्स है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार जो भी कहती है वो उनको करना पड़ता है। वो केंद्र सरकार के निर्देशन में यानी कि उसके डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, सो या तो राज्य सरकार होगी ही नहीं, और अगर होगी भी तो वो केंद्र के अधीन होगी, केंद्र से छोटी होगी, बहुत कमजोर होगी, केंद्र के इशारे पर काम करेगी। अब फ्रेंड्स, दूसरा डिफरेंस क्या है? So in any federal system, there should be a written constitution, okay, and that constitution should clearly divides the power between center and states, and this division must be protected. तो क्या मतलब है इस बात का? So friends, लिखित संविधान, किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली या फिर फेडरल सिस्टम में एक लिखित संविधान का होना परम आवश्यक है। यानी कि कोई भी कंट्री जो फेडरल हो या फिर जो संघात्मक शासन प्रणाली को फॉलो करती हो, जैसे कि यूएसए या फिर अमेरिका, तो ऐसी कंट्री के लिए आवश्यक है कि उसके पास एक लिखित संविधान हो। और ये लिखित संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच की शक्ति को विभाजित करता हो। यानी कि ये जो लिखित संविधान है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्लियर कट शक्तियों का विभाजन करता हो, क्लियर कट पावर्स का डिवीजन करता हो। ओके, जैसे कि केंद्र सरकार के पास अपने अलग विषय हों कानून बनाने के लिए। ओके, यानी कि केंद्र सरकार के विषयों को और राज्य सरकार के विषयों को अलग अलग कर दिया गया हो कि ये जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की हैं और ये जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार की हैं। जो केंद्र का विधानमंडल है वो इन विषयों पर कानून बना सकेगा और जो राज्य का विधानमंडल है वो इन विषयों पर कानून बना सकेगा। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का क्लियर कट विभाजन होना चाहिए और इस विभाजन को प्रोटेक्टेड भी होना चाहिए। यानी कि संविधान को इस विभाजन की रक्षा भी करना चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का कि संविधान को इस विभाजन की रक्षा करनी चाहिए? सो इस बात का यह मतलब है कि संविधान को कठोर होना चाहिए, संविधान को रिजिड होना चाहिए और संविधान को एटलीस्ट उन इलाकों में रिजिड होना चाहिए, उन एरियाज में कठोर होना चाहिए जो एरिया शक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हों। ओके, तो क्या है कि किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश के पास एक लिखित संविधान होना चाहिए।
ओके। और ये जो लिखित संविधान है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच क्लियर कट शक्तियों का विभाजन करे कि ये शक्तियां केंद्र सरकार की हैं, ये शक्तियां राज्य सरकार की हैं, और ये जो शक्तियों का वितरण है, विभाजन है, ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, यानी कि संविधान को इसकी रक्षा करना चाहिए। यानी कि संविधान को एटलीस्ट कम से कम उन एरियाज में, उन जगहों पर कठोर होना चाहिए जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे की चर्चा करते हों। यानी कि संविधान को उन एरियाज में उन प्रावधानों के लिए बहुत कठोर होना चाहिए, बहुत कठोर होना चाहिए, यानी कि संविधान को बदलना बहुत मुश्किल हो, संविधान में चेंज कर पाना उन इलाकों में लगभग असंभव हो। ओके, सो संविधान को एटलीस्ट कम से कम उन इलाकों में बहुत कठोर होना चाहिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति विभाजन के बारे में चर्चा करते हों। ओके, लेकिन फ्रेंड्स, इन अ यूनिटरी सेटअप कॉन्स्टिट्यूशन में बी रिटन और अनरिटन, हाउएवर इट विल ऑलवेज बी फ्लेक्सिबल। यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली में संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि लिखित ही होना चाहिए, संविधान लिखित हो चाहे अलिखित हो, रिटन हो चाहे अनरिटन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फाइनली सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि संविधान लिखित है या अलिखित है, संविधान कैसा भी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर खास बात यह है कि संविधान हमेशा लचीला होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? केंद्र सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ही एक है तो सारी पावर्स किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। ओके, यानी कि जो केंद्रीय विधानमंडल है, यानी कि केंद्र की जो लेजिस्लेचर है, उसके पास बहुत पावर्स हैं। वो चाहे तो वो आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगा। क्यों? क्योंकि सबसे पावरफुल कौन है? केंद्र का विधानमंडल। तो केंद्र का विधानमंडल जब चाहेगा वो क्या करेगा? संविधान को बदल देगा। ओके, यानी कि संविधान हमेशा लचीला रहता है। अब फ्रेंड्स, तीसरा डिफरेंस क्या है? सो इन एनी फेडरल सेटअप देयर शुड बी अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ओके, टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना परम आवश्यक है। और इस न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा है उसको लेकर यदि झगड़ा हो, उसको लेकर यदि संघर्ष हो, तो उन संघर्षों को हल करने के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी फेडरल सिस्टम या संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है कि ये शक्तियां केंद्र सरकार की हैं और ये शक्तियां राज्य सरकार की हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि इन शक्ति के बंटवारे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झगड़ा हो जाए। राज्य सरकार बोले कि ये शक्ति मेरी है, लेकिन केंद्र सरकार बोले कि ये शक्ति मेरी है, और दोनों आपस में झगड़ने लगे। ये भी संभावना है कि दो राज्य सरकारें आपस में झगड़ा करने लगे। ओके, किसी भी बात को लेकर वो झगड़ा कर सकते हैं, शक्तियों के बंटवारे को लेकर वो झगड़ा कर सकते हैं। तो इनके बीच जो झगड़ा होगा, जो संघर्ष होगा, उसको कौन सॉल्व करेगा? उसको हल कौन करेगा? उसको न्यायपालिका हल करेगी। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना परम आवश्यक है, और न्यायपालिका को सबसे अधिक शक्तिशाली भी होना चाहिए, ताकि न्यायपालिका का निर्णय जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर लागू हो। लेकिन फ्रेंड्स, इन एनी यूनिटरी सेटअप जुडिशरी मे नॉट बी दैट पावरफुल। यानी कि किसी भी एकात्मक शासन प्रणाली वाले देश में न्यायपालिका जरूरी नहीं है कि उतनी अधिक शक्तिशाली हो। न्यायपालिका ज़्यादातर कमज़ोर ही होती है। जैसे कि हम यूके का एग्जाम्पल लें, ब्रिटेन का। सो ब्रिटेन में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? वहाँ की विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर। ओके, सो ब्रिटेन की जो विधायिका है या लेजिस्लेचर है वो सबसे अधिक शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि वो जो भी कानून बनाती है वो कानून उनके संविधान का हिस्सा बन जाता है, यानी कि वो संविधान को जब चाहे तब बदल सकती है, यानी कि वो संविधान से भी अधिक शक्तिशाली है। तो ब्रिटेन में सबसे अधिक पावरफुल कौन है? विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। यानी कि जुडिशरी जो है, यानी कि न्यायपालिका जो है, वो उतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब हमने जान लिया है कि फेडरेशन यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है, और यूनिटरी यानी कि एकात्मक शासन प्रणाली का क्या मतलब होता है। सो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फेडरेशन यानी कि भारतीय संघ की प्रकृति कैसी है। ओके, सो फ्रेंड्स, कुछ विचारकों का ये मानना है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, यानी कि वो एक संघीय देश है। भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो एक संघीय संविधान है, यानी कि वो एक फेडरल कंट्री या फिर संघीय देश की स्थापना करता है।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, यानी कि वो अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय का मतलब है कि उसमें संघात्मक शासन प्रणाली के बहुत कम फीचर्स हैं। वो संघात्मक शासन प्रणाली के फीचर्स उसमें बहुत कम हैं और एकात्मक शासन प्रणाली की तरफ भारतीय संविधान का अधिक झुकाव है। तो क्या मतलब है इस बात का? क्वासी फेडरल का मतलब या अर्धसंघ का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा फेडरल, यानी कि थोड़ा सा संघीय। तो कुछ विद्वानों का ये मानना है कि भारत का जो संविधान है वो एक ऐसे देश का निर्माण करता है जिसके पास फेडरल फीचर्स यानी कि संघीय फीचर्स बहुत कम हैं और जिसके पास यूनिटरी फीचर्स यानी कि एकात्मक फीचर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। ओके, उसके बाद यदि हम ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर पे देखें तो भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यदि आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो भारत को एक राज्यों के संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में घोषित करता है। अब फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया है कि जो इंडियन फेडरेशन है, इंडिया जो है उसका जो बेसिक नेचर है वो फेडरलिज्म है, यानी कि भारत की जो मूल प्रकृति है, जो बेसिक नेचर है, जो मूलभूत प्रकृति है वो संघवाद है, यानी कि भारत एक संघीय देश है। तो एक्चुअल में है क्या? इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं। तो भारत संघीय देश है या भारत एक अर्धसंघीय देश है, यानी कि भारत एक फेडरल कंट्री है या क्वासी फेडरल कंट्री है या यूनिटरी कंट्री है? इंडिया एक्चुअल में है क्या? तो इस बात को जानने के लिए हमको फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं का डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। ओके, अब फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इससे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, सो इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में अध्ययन करेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे किसी भी फेडरेशन यानी कि किसी भी संघीय शासन प्रणाली वाले देश का सबसे पहला फीचर होता है कि उसके पास एक लिखित संविधान होना चाहिए, उसके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ओके, तो किसी भी संघीय शासन प्रणाली वाले देश में ये परम आवश्यक है कि एक लिखित संविधान हो। ओके, तो अब जैसे कि आप सब जानते हैं भारत के पास एक लिखित संविधान है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो पहला फीचर था, जो पहली कंडीशन थी फेडरल होने की, भारत उसमें पास होता है। ओके, सो जो पहली कंडीशन थी कि भारत फेडरल है या नहीं, तो उस कंडीशन में भारत पास होता है कि हाँ भारत के पास भी एक लिखित संविधान है। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारत को हम एक संघीय देश कह सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा फीचर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा फीचर किसी भी संघीय शासन प्रणाली वाले देश यानी किसी भी फेडरेशन का होता है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन। यानी कि किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली वाले देश या किसी भी फेडरेशन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए कि ये जो शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार की हैं और ये जो शक्तियां हैं वो राज्य सरकार की हैं। इन विषयों पर केंद्र का विधानमंडल कानून बनाएगा और इन विषयों पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाएंगे। ओके, उसके अलावा जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है वो समकक्ष निकाय होना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट बॉडी होना चाहिए। तो क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधीन ना हो और बिल्कुल उसी प्रकार राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन ना हो, यानी कि कोई भी सरकार किसी अन्य सरकार के अधीनस्थ ना हो। दोनों सरकारें एक दूसरे के बराबर हों, दोनों के पास समान शक्तियाँ हों। ओके, सो अब हम भारत का परीक्षण करते हैं कि क्या वास्तव में भारत इस कसौटी पर भी खरा उतरता है या नहीं, इस कंडीशन को भी भारत सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं भारत में दो सरकार हैं, एक सरकार है केंद्र सरकार और दूसरी सरकार है राज्य सरकार, यानी कि राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। ओके, उसके अलावा भारत में भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, यानी कि हमारे जो शेड्यूल 7 है उसमें 3 लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो यूनियन लिस्ट या संघ सूची है उस पर केंद्र की विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। जो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट है उस पर राज्य की विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। और जो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट है उस पर केंद्र और राज्य दोनों के विधानमंडल कानून बना सकते हैं, यानी कि भारत में भी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। उसके अलावा भारत में जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है वो दोनों समकक्ष निकाय माने जाते हैं। ये नहीं माना जाता है कि जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से छोटी है या फिर राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को बराबर माना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि भारत इस कसौटी पर भी खरा उतरता है, यानी कि भारत में भी शक्तियों का विभाजन है, यानी कि भारत इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में जो एक फेडरेशन का
दूसरा फीचर है वो क्लियरली है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ और फेडरल फीचर्स भी बचे हुए हैं, यानी कि कुछ और संघीय विशेषताएं भी बची हुई हैं जिनके बारे में हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्लास के नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें और नोट्स को डाउनलोड कर लें। और फ्रेंड्स, यदि आप नोट्स को सीधे डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे ब्लॉग पर डायरेक्टली जाके भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग है prashant-ias.blogspot.com। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, prashant-ias.blogspot.com। ओके, सारे लेटर्स स्मॉल में हैं और कहीं भी कोई गैप नहीं है। ओके, अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के बारे में उन सबको बताएं जो IAS या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।